हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माइटी स्टडी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आव्यूह से सभी डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कॉपी और कलम की सहायता से हम आपके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्त, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे 5 से 6 मार्क्स की डेफिनेशन हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आव्यूह की डेफिनेशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत ही सरल है, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं रेखाएं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी यानी कि क्षैतिज रेखाएं हैं, उसे हम यहाँ पर पंक्ति कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर लाइंस होंगी यानी कि जो वर्टिकल लाइंस होंगी, उन्हें हम यहाँ पर स्तंभ कहेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है, ठीक है। यहाँ पर और इसको सबसे पहले हम जो इसका ऑर्डर लिखते हैं, उसको यहाँ पर पंक्ति पहले लिखी जाती है, उसके बाद स्तंभ यानी कि एम क्रॉस एन ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम समझें कि यहाँ पर जो A12 है उस एलिमेंट को बताइए, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इसके ये अवयव है। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 पूछा यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का एलिमेंट, तो यहाँ पर जो एलिमेंट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। इसको आव्यूह को हम इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। किसी आव्यूह को A इक्वल टू AIG M क्रॉस N, AIG M क्रॉस N, ठीक है, या AIG M बाई N से भी इसे दर्शाया जा सकता है। तो आव्यूह को टाइप्स में सबसे पहले देखते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है कि यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो इसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे, और इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो एक से अधिक हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर A इक्वल टू हम ले सकते हैं, यहाँ पर A इक्वल टू 5 6, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, ये ले लिया यहाँ पर हमने। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर लाइंस हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्तंभ कहेंगे। और ये यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज जो रेखाएं हैं, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उन्हें हम पंक्ति यानी कि रोज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसे हम रोज कहेंगे, ठीक है, इसे हम रोज कहेंगे, ये इसको, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम, कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, वहाँ पर हमारा कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। ऑर्डर क्या रहेगा, पंक्ति पहले आएगी, यानी कि पंक्ति का जो क्रम है वो पहले आएगा। कितनी पंक्तियाँ यहाँ पे हो जाती हैं, 3, और यहाँ पर स्तंभ ओनली 1 रहेगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1 यानी 3/1। यहाँ पर आगे समझते हैं इसको व्यापक रूप में हम समझ सकते हैं। A इक्वल टू AIG M क्रॉस N, यानी कि M क्रॉस 1, यानी कि इसमें जो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं वो M हो सकती हैं, और यहाँ पर स्तंभ आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होगा, यानी कि M क्रॉस M क्रम का एक स्तंभ आव्यूह है। और इसे हम स्तंभ सदिश के भी नाम से जानते हैं, स्तंभ सदिश यानी कि रो वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा रो वेक्टर भी कहलाता है, क्या होता है वो कॉलम मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्तंभ सदिश भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारा रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक यानी कि पंक्ति आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह बहुत इजी है ये भी, कि जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, यानी कि सॉरी, इसमें स्तंभों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, क्योंकि पंक्ति आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होगी, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, B इक्वल टू 1 2 3, यानी कि जो पंक्ति है यहाँ पर एक ही होगी, और यहाँ पर स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ, यानी कि स्तंभ एक से अधिक हो सकते हैं। पंक्ति सिर्फ और सिर्फ एक होगी, तभी यहाँ पर पंक्ति आव्यूह होगा, यानी कि रो मैट्रिक्स होगा। आगे समझते हैं, इसका जो क्रम हो जाएगा 1 क्रॉस 3, यानी कि पंक्ति और गुणा स्तंभ, यानी कि एक ही पंक्ति रहेगी पंक्ति आव्यूह में, और स्तंभ एक से अधिक हो सकते हैं, यानी 1 क्रॉस 3 क्रम का पंक्ति आव्यूह है, जिसमें एक पंक्ति तथा 3 स्तंभ हैं, ठीक है। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। व्यापक रूप में हम B इक्वल टू BIJ 1 क्रॉस N, यानी कि पंक्ति एक ही रहेगी, इसको हम 1 क्रॉस N N स्तंभ होगा, 1 क्रॉस N क्रम का पंक्ति आव्यूह है, जिसमें एक पंक्ति तथा N स्तंभ है। इसे हम पंक्ति सदिश भी कहते हैं, यानी कि पंक्ति सदिश कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्षैतिज आव्यूह, यानी कि क्षैतिज नाम से ही स्पष्ट है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, उसे हम हॉरिजॉन्टल आव्यूह यानी कि क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ सकते हैं, इस A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है यहाँ पर वो
क्या है, स्तंभों की संख्या से कम है। स्तंभ यहाँ पर 3 दिख रहे होंगे आपको और जो पंक्ति है यहाँ पर 2 दिख रही हैं, तो इसका जो क्रम हो जाएगा 2×3। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ 3 है, यानी कि पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम होगी, वहां पर हमारा क्षैतिज आव्यूह रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस आव्यूह में, ये भी इजी है, कि स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से कम हो। यानी कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं B=ABCDEF, यानी कि जो यहाँ पर पंक्ति हैं 3 है और यहाँ पर जो स्तंभ है 2 है, यानी कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से कम है। ठीक है, पंक्ति 3 है यहाँ पे और जो स्तंभ है 2 है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 3×3 3×2, यानी कि पंक्ति 3 और यहाँ पर स्तंभ 2, 3×2 का हो जाएगा। और इसे एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 स्तंभ हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 स्तंभ हैं और पंक्तियां कितनी हैं, 3 हैं। तो डेफिनेशन कहती है हमारी यहाँ पर कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से कम होगी, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसको बहुत डीपली अच्छी से समझना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसे n×n क्रम का आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह कह सकते हैं, जिसका क्रम n है, यानी कि जो n×n क्रम का आव्यूह होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। इसे हम सिर्फ केवल n क्रम का भी कह सकते हैं, और कोई m×m का है उसे केवल हम m क्रम का आव्यूह कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर एक ही डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका आव्यूह है 2×2 का कोई वर्ग आव्यूह होगा, तो उसे हम 2 क्रम का आव्यूह कह सकते हैं, या 3×3 का कोई आव्यूह होगा जो वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, 3 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगी, तो इसको हम 3 क्रम का आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। A=ABCD, यानी कि 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी कि स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये 2×2 का यहाँ पर आव्यूह हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती, एक और एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से कोई भी ले सकते हैं, और इसमें जो रो दिख रही हैं, 3 रो दिख रही हैं आपके लिए, और 3 ही यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या है वो बराबर है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसके भी 2 भेद हैं। यहाँ पर हम इसको सबसे पहले समझते हैं मुख्य विकर्ण या इसके अवयव। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर हमारा इसको समझ सकते हैं कि यदि एक n आव्यूह हो और आव्यूह के वे अवयव जिनके i=j हो, तो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अतः A11, A22, A33, ANN आदि विकर्ण के अवयव हैं, यानी कि i=j हो, यानी कि हम कह सकते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि इसमें जो i है, यानी कि ये भी 1 है और j भी 1 है, और A22, ठीक है, A33 और ANN ये आदि सभी हमारे विकर्ण के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि विकर्ण के अवयव जिस रेखा पर होते हैं वह आव्यूह का क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। यानी कि जो यहाँ पर A11, A22, A33 जो भी रहेगा वो उसके एलिमेंट, ये तो एलिमेंट कहलाएंगे ही मुख्य विकर्ण के। ठीक है, और यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण यही कहलाएगा जहाँ पर A11, A22, A33, यानी कि डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं कि विकर्ण के अवयव जिस रेखा पर होते हैं, जो विकर्ण के सभी एलिमेंट हैं जिस रेखा पर होते हैं, वह आव्यूह का क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। ये हमारा मुख्य विकर्ण कहलाएगा 371। तो इस मुख्य विकर्ण आव्यूह में हमारा जो ए के विकर्ण अवयव होंगे वो 371 होंगे। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है विकर्ण आव्यूह की, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि यदि किसी वर्ग आव्यूह यानी कि Aij n×n में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। यानी कि मुख्य विकर्ण ये है यहाँ पर, इसको छोड़कर बाकी सभी शून्य हो
तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। अतः ए आई जी इक्वल टू एन क्रॉस एन विकर्ण आव्यूह होगा। तो ए आई जी इक्वल टू 0, यानी कि जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, तथा इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। इसको इस टाइप से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स A11 A22 A33 ANN, यानी कि जो आई इज इक्वल टू जे यहाँ पर होगा और ये एक विकर्ण आव्यूह होगा, यानी कि कह सकते हैं जो मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे वह एक हमारा विकर्ण आव्यूह होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि जिस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों और शेष शून्य हों उसे हम अदिश आव्यूह कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो विकर्ण के अवयव हैं वो सभी अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और बाकी सभी शून्य, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3, यानी कि जो मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट हैं समान है, A11 भी 3 है, A22 भी हमारा 3 है, और यहाँ पर C इक्वल टू हम इसको समझ सकते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4, यानी कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो यहाँ पर A11 A22 A33 ये सभी हमारे यहाँ पर क्या हैं, समान हैं। इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसे अच्छी तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा प्रथम क्रम का आव्यूह है, द्वितीय ये तृतीय क्रम का अदिश आव्यूह है। नेक्स्ट बात आती है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सभी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आगे होने वाला है। इसको बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरीक़ा से आप समझिएगा। तो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सारे अवयव क्या हों, शून्य हों, तो इसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसको, जैसे आई इक्वल टू 1 0 0 1, यानी कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं यहाँ पर वो एक हो। ठीक है, बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। यहाँ पर ये 2 क्रॉस 2 का यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो यहाँ पर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो 1 है, इसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आगे बात आती है शून्य या रिक्त आव्यूह। ठीक है, यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह के सारी तत्व शून्य हो तो उसे हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं, इसे हम शून्य से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे 0 0 0 0 ये दूसरा एक क्रम का आव्यूह, द्वितीय तृतीय क्रम के शून्य आव्यूह हो गए यहाँ पर। और नेक्स्ट बात आती है त्रिभुजीय आव्यूह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। त्रिभुजीय आव्यूह, इसमें पूछते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो इसको समझते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो यह आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। सबसे पहले समझते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो तो उसे हम उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ सकते हैं कि A इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 और 0 0 1, यानी कि जो मुख्य विकर्ण यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे के सभी एलिमेंट शून्य हैं, तो ये हमारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह, यानी कि ऐसा आव्यूह यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। यानी कि जो मुख्य विकर्ण यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट 0 0 दिख रहा है, इस और मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हो, उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है उप आव्यूह, यानी कि सम मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को बहुत इजी है कि यदि किसी आव्यूह के कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से जो आव्यूह बनता है उसे हम उप आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर A इक्वल टू हमने ये ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो उप आव्यूह होगा ये 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा, इतना इधर का। ठीक है, ये और उसके बाद 1 2 5 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये
3 4 7 8 हो जाएगा, 2 क्रम का अवयव। और यहाँ पर 1 2 ये एक क्रम के आगे अवयव हो जाएंगे, प्रथम क्रम के। और ये यानी कि इसको छोड़ देंगे 4 और 8 को, तब ये अवयव बनेगा 1 2 3 5 6 7। ठीक है, बहुत ही ईजी है और सिंपल है, इसको समझते चलिएगा। अब बात आती है समान अवयव, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। दो अवयव समान कहे जाएंगे यदि इनमें कंडीशन है नंबर 1 वे समान क्रम के हों। ठीक है, सेकंड है कि दोनों अवयव के संगत अवयव क्या है, संगत एलिमेंट बराबर हों। जैसे यहाँ पर ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई और जे के सभी मान हैं वो बराबर दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी यहाँ पर बराबर होगा, तो तभी यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स ये कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अवयव का योग, गुणन, अंतर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, और डेफिनेशन के साथ उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, हेल्पफुल लगी हो तो अभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे भी कोई भी न्यू अपडेट आए या फिर कोई भी टॉपिक आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर आपने अभी तक इस बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए टेलीग्राम पर और इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।